गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का दूसरा पार्ट वर्ण और शब्द। इससे पहले पढ़ा था हमने हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट जिसका नाम था हमारी भाषा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट वर्ण और शब्द। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? आपने इससे प्रीवियस क्लास अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सेकंड क्लास में। वर्ण यानी वर्णमाला। वर्णमाला और वर्ण क्या होती है? एक ही चीज होती है, यानी वर्णों की माला। स्वर और व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। स्वर और व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और शब्द स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बनता है मात्रा चढ़ाकर, वर्ण पर हम मात्रा चढ़ाते हैं तो वो क्या बन जाता है? शब्द। तो ये क्या है? वर्ण और शब्द, यानी स्वर और व्यंजन और उनका मिला हुआ रूप शब्द। अब देखते हैं, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये चित्र देखो बच्चों, ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है? माँ माँ, यानी ये एक शब्द बोल रहा है। अपने छोटे भाई या बहन को क्या कह के बुला रहा है? ये माँ माँ माँ, प प प। बच्चे पूरा शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो एक वर्ण बोलते हैं जिसे आप सुनते हो। इन आवाजों को हम क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। ये बच्चा जो शब्द बोल रहा है, वर्ण बोल रहा है माँ माँ, माँ मैं, प प प। आप इसे सुनते हो और ये क्या होती है? ध्वनि। ये इस बच्चे की क्या है? ध्वनि। और जब इसी ध्वनि को, ये जो ध्वनि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जब आप इसी ध्वनि को लिख लेते हो तो वो क्या बन जाता है? वर्ण। यानी ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वह वर्ण कहलाती है। आप बोलते हो कोई वर्ण, बोलने के बाद आप उस वर्ण को लिख लेते हो तो वो क्या होता है? वो वर्ण बन जाता है, यानी वो ध्वनि क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। आपने पढ़े होंगे 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के हुए? स्वर और व्यंजन। स्वर आपने पढ़े हैं, स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये वर्ण का कौन सा रूप है? स्वर। और यह है व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, है। अब देखो बच्चों, ये तीनों श हैं, स हैं। अब इसका ध्वनि देखो कैसे निकल रही है। श से शलगम, स से षटकोण, स यानी स से सीटी, और ये हा। ये तीनों हैं श, लेकिन तीनों की ध्वनि क्या है? अलग अलग है। ये होते हैं, और ये होते हैं छ, त्र, ग, श। ये होते हैं बच्चों संयुक्ताक्षर। ये व्यंजन के 4 ऐसे वर्ण हैं जिसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। अब ये देखिए बच्चों, इधर स्वर के चिन्ह दे रखे हैं। आ के ऊपर हम ये चंद्र लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। अनुस्वार यानी अंग, अनुस्वार अंग किसका स्वर लग रहा है? नाक का,
इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। यह होता है विसर्ग। विसर्ग वर्ण के पीछे ये दो डॉट देख रहे हैं, ये दो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, विसर्ग। अनुनासिक चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु क्या कहलाती है, अनुनासिक। ये होता है आगत व्यंजन, ज फ, आगत व्यंजन। देखो मैंने इस ध्वनि को कैसे लिया, जय, जय नहीं बोला मैंने, इसके नीचे कौन सा लगा है, आगत व्यंजन, यानी इसमें थोड़ा सा फ, थोड़ा सा साउंड, थोड़ी सी ध्वनि हमें किसकी सुनाई देती है, फ, यानी ज, ज, फ, फ, यानी इसके नीचे ये लगा है आगत व्यंजन, तो मैंने इसको ज नहीं बोला, ज बोला है, फ। विशिष्ट वर्ण, ये कुछ विशिष्ट वर्ण होते हैं, जैसे अणे खाली और ढ, ढ, अणे खाली और ढ, ये एक विशिष्ट प्रकार के वर्ण होते हैं। और ये किसके, स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप होता है, इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन, इन दोनों का क्या होता है, ये मिला जुला रूप। ये क्या हो गए बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसके दो रूप होते हैं, वर्ण के, किसके, वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये देखो एक ये चिन्ह आया अ, हमने पढ़ा था ऊपर इस चिन्ह के बारे में, ये देखो अ, ये कौन सा स्वर पढ़ा था हमने, आगत स्वर। अब आप इसको नीचे देखिए, आगत ये होता है अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर। ये आगत स्वर होता है। ये आगत स्वर जो हम, जिन स्वरों को हम इंग्लिश में ही यानी अंग्रेजी में ही लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को आप डॉक्टर बोलते हो, अंग्रेजी में भी आप इसे डॉक्टर बोलते हो, तो इस स्वर को पूरा करने के लिए हम कौन सा स्वर लगाते हैं इसके ऊपर, आगत। जैसे इस पे लगा हॉल, बॉल और डॉक्टर, बॉल को आप बॉल बोलते हो, इंग्लिश में भी हम इसको कैसे लिखते हैं, बॉल। यानी जो अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण हमें सिखाती है, उस स्वर को हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी दो व्यंजनों का मिला हुआ रूप क्या होता है, संयुक्ताक्षर। दो स्वर होते हैं और वो दो स्वर वाले कितने वर्ण होते हैं, चार वर्ण, छ, त्र, ग, ग और श्र। ये क्या होते हैं, दो व्यंजनों के मिले हुए रूप। देखो बच्चों जैसे छ में कौन से दो व्यंजन मिले हुए, क और प्लस से, श, क प्लस से से क्या बना, छ। त्र में देखिए बच्चों कौन से दो व्यंजन है, त प्लस र, क्या बना, त्र। त्र बोल रहे हो, त्र के पीछे देखो किसकी ध्वनि आ रही है, र, त्र, र की ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, तो इसमें कौन से दो स्वर हो गए, कौन से दो व्यंजन हो गए, त प्लस र। ज्ञ पढ़ा था आपने, देखो ज प्लस य, ज प्लस य से क्या बन रहा है, ज्ञ। श्र प्लस र, श्र, र का साउंड आ रहा है इसमें, र की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही है, तो श प्लस र, इन दो व्यंजनों से मिलकर क्या बना है, श्र। इसलिए बच्चों ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब है इसके बाद बच्चों संयुक्त व्यंजन। ऊपर हमने पढ़े थे संयुक्ताक्षर, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। देखो बच्चों दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे ये दो व्यंजन देखो आप, ये दो व्यंजन देख रहे हैं, द प्लस ये एक संयुक्त व्यंजन बना द। तो ये दो शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, एक शब्द।
तो इसे क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। इनमें पहला व्यंजन, ये देखो पहला व्यंजन स्वर के बिना चलता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। ये देखिए ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं क प्लस त, क्वथ, क्वथ। जैसे आप लिखते हो वक्त, सुक्ति। इसमें ये देखिए दो व्यंजन उपयोग आए हैं आपके, दो व्यंजन आपने उपयोग किए, पहला क और त। तो ये क्या हो गया? वक्त और सुक्ति। प प्लस य यानी प्य, प्याज, प्यार, प्याला। ये क्या? दो व्यंजन एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। स प्लस त यानी स्तर, स्तर यानी रास्ता, खस्ता, स्तर, स्तः। ये बन गए, ये दो स्वर ये बनते हैं अपने, यानी एक संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं। ऊपर कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ऊपर हमने संयुक्ताक्षर पढ़े थे। ये दो व्यंजनों का एक, ये क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों के मिले हुए रूप होते हैं जो संयुक्ताक्षर। इन दोनों में अंतर देखिए, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजनों का मिला हुआ रूप होता है, यानी ये दो व्यंजन बनाता है। ये दो व्यंजन से क्या बनता है? एक व्यंजन, और इस एक व्यंजन से क्या बन रहा है? दो व्यंजन। तो ये होता है संयुक्ताक्षर, और संयुक्त व्यंजन ये होते हैं कि दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ये दो व्यंजन होते हैं और यहाँ कितने व्यंजन? एक व्यंजन बनता है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर और इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। समझ में आया बच्चों? संयुक्ताक्षर और संयुक्त में क्या अंतर होता है? संयुक्ताक्षर दो व्यंजन से एक व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से एक व्यंजन, वो होता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्ताक्षर एक व्यंजन से दो व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये होते हैं संयुक्त और संयुक्ताक्षर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। एक ही व्यंजन, जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वय बोलते हो, हिंदी में आप भाषा लिखते हो ना, एक, दो, प्रथम, द्वितीय, द्वि। दो को क्या बोलते हैं? द्वि, शुद्ध उच्चारण हिंदी का द्वि। तो यानी ये वही है द्वित्व, यानी दो व्यंजन बनाते हैं। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर दो व्यंजन बनाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ चलता है। जैसे ये देखिए न प्लस न यानी न, गन्ना। आप जल्दी से बोलते हो गन्ना, न यानी दो व्यंजन। ये दो व्यंजन एक ही बार आ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक शब्द, यानी गन्ना और पन्ना। मैं प्लस मैं यानी म, चम्मच, सम्मान। च प्लस च बराबर च, क्या बोलते? च, बच्चा, सच्चा। ट प्लस ट बराबर ट, यानी कट्टा, खट्टा, भट्टा। ठीक है बच्चों, यानी द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजन जुड़कर एक व्यंजन बनाते हैं। इसमें पहला किसके साथ? पहला स्वर के बिना चलता है और दूसरा स्वर के साथ। अब है र के रूप। अब देखेंगे बच्चों हम यहाँ र के रूप। र अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ जुड़ता है। र या तो व्यंजन से पहले या व्यंजन के बाद आने वाले व्यंजन के साथ जुड़ता है। जो ये देखो र, रात, दुलारा। र की ये मात्रा आप चढ़ाते हो। धर्म, धर्म। र की ध्वनि सुनाई दे रही है, धर्म। ध और मै के बीच में आ रही है धर्म, इसलिए हम र की मात्रा कहाँ चढ़ाइए? ऊपर, यानी इस व्यंजन के बाद आने वाले
व्यंजन पर। धर्म, वर्ष। जब इन दो व्यंजनों के बीच में आपको रै की ध्वनि सुनाई देती है तो रै की मात्रा कहाँ लगती है? स्वर व्यंजन के ऊपर। कोई भी व्यंजन या स्वर जो बाद में आता है उसके ऊपर लगती है। यह क्रम, प्रेम, ये भी क्या है? रै की, रै का ही एक रूप है। ये भी रै का रूप है, ये भी रै का रूप है। इसकी ध्वनि हमें कहाँ सुनाई दे रही है? इन दो व्यंजनों के बीच में, इसलिए हमने इस रै की मात्रा को कहाँ चढ़ाया? इसके ऊपर। और ये भी एक रै का रूप है। इसकी ध्वनि सुनना बच्चों, मैं बोलूंगी तब इसकी ध्वनि देखो कहाँ सुनाई देती है। क्रम, प्रेम, प्र, क्र, क्र। इसकी ध्वनि हमें पहले व्यंजन के साथ सुनाई दी, क्र, क्र। कै के साथ सुनाई दे रही है इसकी ध्वनि रै की, और इसमें प्र, प्रे, प्र, प्रे के साथ इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इस रै का रूप हम कहाँ लगाते हैं? पहले व्यंजन पर, क्योंकि इसकी ध्वनि हमें इसी व्यंजन के साथ सुनाई दे रही है और इसकी इस दो व्यंजनों के बीच में। आया बच्चों समझ में? ठीक है, हम इस रै को और इस रै को कैसे व्यंजनों के साथ यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आया। फिर मैं एक बार बता रही हूँ बच्चों, ये रै की मात्रा है, रै का ही एक रूप है। इस रै को हमने इसके ऊपर क्यों चढ़ाया? देखो, क्योंकि यहाँ पर रै की ध्वनि हमें कहाँ सुनाई दे रही है? इन दोनों व्यंजनों के बीच में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप इसको सुनो अच्छे से। ये कहाँ सुनाई दे रही है आपको? इन दो व्यंजनों के बीच में। धर्म, धर्म, इन दो व्यंजनों के बीच में रै सुनाई दे रहा है आपको, इसलिए हमने इसे ऊपर चढ़ाया। और ये रै का रूप, अब देखो सुनना मेरी ध्वनि। क्रम, क्रम, प्रेम, कहाँ सुनाई दी है आपको? पहले व्यंजन पे। जैसे मैंने बोला है, आप इसे पढ़ते समय अपने आप ऐसे ही बोलकर देखना कि आपको इसमें रै की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है। जब आपको अपने बोलने से समझ में आएगा तब आप इसे और भी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए बच्चों, रै का ये रूप, ये भी एक रै का रूप है। ट्रक, ड्रम, ड्र, ड्र, इसमें ड्र आ रहा, ड्र, ड्र। ट्रक और ड्रम, ये भी क्या है? रै की एक मात्रा। जब आपको ड्र करके स्वर सुनाई दे, ड्र, ड्र, साथ में ड का भी थोड़ी सी ध्वनि आपको सुनाई दे, या आप बोलते समय इस ध्वनि को उपयोग में लाते हैं तब कैसी मात्रा चढ़ाते हैं आप? ऐसी। ये भी क्या है? एक रै का रूप। अच्छा बच्चों, ये रै के रूप आपको समझ में आ गए। इनको पढ़ते समय इसकी ध्वनि को आप देखना कि आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, मैं एक बार फिर इनके ये रै इन दोनों के बीच में, इसमें पहले पे और इसमें रै की ध्वनि के साथ थोड़ी सी ध्वनि आपको ड की भी आती है, तो ये वाली रै की मात्रा आप चढ़ाते हैं। अब बच्चों हम नीचे देखेंगे, देखो मात्राएं, मात्राएं, ये है मामा, ये है दीदी, ये है सुई। अब ये मामा कैसे बने? मैं और मैं, दो व्यंजन है। मैं और मैं आप बोलते हो, आपको कुछ समझ में आया कि हमने क्या बोला? नहीं। जब हम इन वर्णों के साथ स्वर लगा देते हैं, स्वर एक तरह से क्या होती हैं? मात्राओं का रूप होता है। स्वर हम मात्राओं के लिए ही पढ़ते हैं। स्वर का उपयोग हम हिंदी भाषा में मात्रा लगाने के लिए करते हैं। जैसे मैं पे मैंने आ की मात्रा लगाई, ये क्या हो गया? माँ। इस मैं पे आ की मात्रा लगाई, ये हो गया माँ, यानी मामा। अब ये पूरा एक शब्द बन गया, पूरा एक अक्षर बन गया जिसे आप समझ रहे हो, मामा। अब इसे बिना मात्राओं के लिखोगे मामा। कुछ समझ में आया? नहीं। ये किसके साथ पूरा बना? किसके साथ ये संपूर्ण हुआ? पूरा हुआ स्वर के साथ। मामा, दीदी, हमने इसके ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ाई है, दी। छोटी की मात्रा चढ़ाते तो हम कैसे बोलते हैं? दी, यानी उसकी ध्वनि जल्दी से आती है, और बड़ी की ध्वनि थोड़ी धीरे और बाद में आती है। दीदी। सुई, इस पे कौन सी मात्रा चढ़ाई हमने? छोटे ऊ की, सुई। अब बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है तो उसको कैसे बोलते हैं?
सुई, यानी उसकी ध्वनि धीरे होती है और इसकी ध्वनि थोड़ी जल्दी। छोटी मात्राओं की ध्वनि हम जल्दी से बोलने पे करते हैं और जो बड़ी मात्रा होती है वो छोटी मात्रा की ध्वनि की बजाय थोड़ी देर से बोली जाती है। यानी जो जिस मात्रा को बोलने में थोड़ा समय लगता है उस पर हम बड़ी मात्रा चढ़ाते हैं और जिस ध्वनि को बोलने में जल्दी समय लगता है उस पर हम छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं। देखिए मामा, दीदी, सुई। यहाँ मामा में मैं के साथ आ की, दीदी में दे के साथ छोटी ई की और सुई में से के साथ ऊ की मात्रा जुड़ी है। ये क्या होते हैं? स्वर। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। मैंने बताया था कोई भी व्यंजन मात्राओं के साथ पूरा होता है, यानी हम व्यंजन को किसके साथ सजाते हैं? मात्राओं के साथ। जब तक हम व्यंजन पे मात्रा नहीं लगाते हैं वो शब्द या वाक्य का रूप नहीं लेता है। कोई भी वाक्य या शब्द शुद्ध किसके साथ बनता है? स्वर के साथ। यानी स्वर एक तरह से मात्रा होती है। हिंदी भाषा में हम स्वर का यूज मात्राओं के लिए करते हैं। यह आ गया बच्चों समझ में। अब देखिए, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर के पीछे आप देखते हो, जैसे आ के पीछे आप सीधी एक डंडी खींचते हो वो मात्रा होती है। ई के ऊपर मात्रा लगाते हो, छोटी ई की मात्रा है ना। यानी मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। मूल रूप जो व्यंजन का होता है वो बिना स्वर के होते हैं। मूल रूप में लिखते हो क, ख, ग, ढ, ये व्यंजन का मूल रूप। मैं बोल रही हूँ क, ख, ग, ढ, ये बिना स्वर के हैं। ये कैसा है? व्यंजन का मूल रूप। इन्हें हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। ए स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। यानी हल, कै को हम बिना मात्राओं के लिखते हैं। जब हम व्यंजन को बिना मात्राओं के उसके मूल रूप में लिखते हैं तो हम उसके नीचे एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं। जब इस चिन्ह के साथ हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो ये क्या होता है? व्यंजन का मूल रूप। और जब इस व्यंजन के पीछे हम स्वर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। शब्द बनाते समय हम उसके आगे स्वर यानी मात्रा का उपयोग करते हैं या मात्रा लिखते हैं। ये देखिए, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन के साथ प्लस किया हमने स्वर तो वो क्या बन जाती है? मात्रा। व्यंजन का उपयोग हमेशा हम मात्राओं के साथ करते हैं और ये मात्रा क्या होती है? स्वर। ए यानी बच्चों ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए अपने आप में एक स्वर होता है। आ की मात्रा देखिए बच्चों, ये चढ़िए सीधी डंडी। तै पे इस मात्रा को चढ़ाई हमने, किसकी मात्रा? हम बोल रहे हैं ता। तै प्लस आ, ता। आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ता, तो ये क्या बन गया? ता। अब इसी तै को मैंने बोला ती, ई, कौन सी ध्वनि सुनाई दी? ई की। ती, ई की ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप किसकी मात्रा चढ़ाओगे इसके ऊपर? तय के ऊपर ई की। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी ई की, छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है या बड़ी ई की मात्रा? इसे समझने के लिए देखो बच्चों, टी मैंने जल्दी से बोला, आप कोई शब्द बोलते हो टी, तितली, जल्दी से बोला तो उस पर छोटी ई की मात्रा। अब आप उसको थोड़ा धीरे बोलते हो, यानी टी, ली, जैसे ये टी तली। मैंने इसको ज़्यादा देर तक बोला और इसे जल्दी से बोला। यानी जब हम ध्वनि जल्दी बोलते हैं तो छोटी ई की और उसको थोड़ा धीरे बोलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है। अब देखो यहाँ ई, मैंने इसे जल्दी से बोला, तय पर ई की मात्रा चढ़ाई तो ये हो गया टी। बड़ी की, अब ये बड़ी की मात्रा देखो, तय पे मैं बड़ी की मात्रा चढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ये टी, टी
और ती। ऊ की मात्रा देखो बच्चों, नीचे आप चढ़ाते हो, ये छोटे ऊ की मात्रा, जो इसे क्या बोलते हैं हम, छोटे ऊ की मात्रा। ते प्लस ऊ, तू। तू, इसे भी मैंने जल्दी से बोला, जल्दी की ध्वनि है इसमें, तो इस ते पे क्या चढ़ेगी, छोटे ऊ की मात्रा, ये तू। यह है ऊ, यानी बड़ा ऊन। हमने इसकी ध्वनि को थोड़ा देर तक धीरे से बोला, ऊ, यानी ते प्लस ऊ, यानी क्या हो गया ये, तू। तू। फिर आती है ऋषि। ऋषि की मात्रा देखिए बच्चों, ये ऐसी होती है, ये ऋषि की मात्रा दिख रही है आपको, ते प्लस ऋषि, क्या हुई, त्र। त्र, ये क्या होता है, रे का रूप, मैंने बताया था, त्र। ए से एडी, ते प्लस ए, क्या बन गया ये, ते। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक पे दो मात्राएं चढ़ती हैं, ते प्लस ए, यानी तई। इसे बोलेंगे ते, इसे बोलेंगे तई। ओ की मात्रा, ते प्लस ओ बराबर तो। औ पे दो मात्रा होती है, ते प्लस औ, इसे क्या बोला, तऊ। तो और तऊ, ये क्या बन गया, देखो, तऊ, तौलिया। ठीक है, अब हम इन शब्दों को पढ़कर देखते हैं। देखो, ते, हमने यहाँ इस ते पे कोई मात्रा नहीं पढ़ी थी, ए की कोई मात्रा होती है, नहीं होती है, तबला, तबला। आ की मात्रा से बनाया हमने, ताला, ताला। काला, काला। माला, आ का स्वर सुनाई दे रहा है। व्यंजन के साथ आपको कौन से, जिस स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, हम उस स्वर की मात्रा यहाँ लगाते हैं। जैसे इसके पीछे हमें कौन से स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है, आ की, ता, आ की, तितली, तितली। इसके आगे कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, ई की, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, इसके ई की मात्रा, तितली। जल्दी से बोलते हैं तो छोटी, और थोड़ी धीरे बोलते हैं देर तक तो बड़ी की मात्रा, तीर। ऊ की मात्रा देखो, तुलसी, तुलसी, तुलसी। हमने जल्दी से बोला तो छोटी की मात्रा, और इसके आगे किसकी, ई की ध्वनि, तो यानी ई की मात्रा, तुलसी। बड़े ऊ की मात्रा देखिए, तुलिका, तुलिका, तुलिका। जल्दी से बोला हमने लैप को और तू को थोड़ा धीरे, तो इस पे बड़ी मात्रा और इस पे छोटी मात्रा चढ़ाई हमने, यानी ये हो गया तुलिका। ऋषि की मात्रा, रे का रूप, त्राण, म्राण, क्या हो गया, त्र। रे की ध्वनि सुनाई दे रही है, त्र, तो इस पे आप किसकी मात्रा चढ़ाओगे, ऋषि की मात्रा। यह है तेल, ए, तेल, ए की ध्वनि तो ए की मात्रा, तेल। तैरना, तैरना, आई के साथ बोला तो इस पे आई की मात्रा, ए से ऐनक की मात्रा चढ़ाएंगे हम इस पे, तैरना। तो पे ओ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तोता। तऊ, तऊ, तौलिया। आ गया। अब आप इसे अपने आप पढ़ेंगे किताब में से इन मात्राओं को। अब आगे देखिए, अंग, यह अंग की, तय प्लस अंग क्या बना, तंदूर। अंग, अंग, नाक के स्वर से बोलते हो अंग, यानी इस पे चढ़ती है बिंदी, यह होती है अंग की मात्रा, तंदूर। अह, अह, यानी जब कोई स्थान खाली दिखाना होता है तो अह, अह खाली, बीच में हमें कोई स्थान खाली देना होता है जब हम लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, तब उसमें बीच में ऐसा कोई स्थान जिसे हम थोड़ा सा, जिसके बीच में थोड़ा सा हम खाली जगह देना चाहते हैं, तब हम इस हलंत का, अह का प्रयोग करते हैं, तह, आगे चलाने के लिए। देखिए, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तो कुछ व्यंजन के नीचे, जैसे तो,
ऊपर, रो ऊपर, रे ऊपर। जैसे नीचे लगने वाली मात्रा है कू, रू, ऊ की मात्राएं क्या लगती हैं? नीचे। जैसे रुपया, रुई, रुमाल, रूठना, रे के पीछे, ये जो ऊ की मात्रा होती है वो रे के पीछे और बीच में लगती है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो बच्चों, यह है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलते समय हमारे मुख से नाक की ध्वनि, नाक का स्वर भी निकलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण मुख प्लस नासिक से होता है। नासिक मतलब नाक, नाक की ध्वनि, नाक की ध्वनि भी उसके साथ चलती है। जिस शब्द के साथ या जिस व्यंजन के उच्चारण में को करते समय या बोलते समय नाक की ध्वनि का भी उपयोग होता है, तब हम उस किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु, यानी अनुनासिक या चंद्र बिंदु का। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आँख, आँख, नाक का स्वर भी आ रहा है। चांद, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं। देखिए बच्चों, यह है चंद्र बिंदु अनुनासिक और यह है अनुस्वार, यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगाने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना है तो उसके स्थान पर हम क्या लगाते? अनुस्वार। जैसे मैं, ईंट, लड़कों, सिंचाई आदि। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? अनुनासिक। अब पढ़ेंगे हम शब्द। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। आप वर्णों को लिखते हैं, मात्राओं के साथ लिखते हैं, स्वर के साथ लिखते हैं, तो क्या बन जाता है? शब्द। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द बनाते समय वर्णों को क्रम में जोड़ते हैं जिससे उसका अर्थ निकल आए। कोई भी वर्ण शब्द कब बनता है? जब हम उन्हें स्वर के साथ लिखते हैं। मैं वर्ण बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ ज ल, समझ में आया? ज ल अलग अलग बोला। अब मैं इसको एक भाषा में बोल रही हूँ जल, मैंने क्या बोला? जल यानी पानी। ऐसे ही देखो क प्लस ल प्लस में। अब मैं इन शब्दों को एक क्रम में जोड़कर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कलम। कलम का कोई अर्थ निकलता है? क्या होता है कलम का अर्थ? पेन। पेन को आप क्या बोलते हो? कलम भी बोलते हो। ठीक है, पेन का ही एक अर्थ क्या है? ये कलम। आपको समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ क्या बोला, आपने यहाँ क्या पढ़ा। लेकिन जब आप इसी को, इन्हीं वर्णों को अलग अलग रूप में पढ़ते हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, ये क्या बन रहा है? नहीं। जब हम इन्हें क्रम में सजाकर अच्छे से लिख देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है और वो शब्द हमें एक अर्थ बताता है। कोई भी शब्द हमें अर्थ जरूर बनाता है। अगर कोई शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब आपने गलत लिखा या कहीं ना कहीं वो गलत है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। लकम, लकम, ये देखो लकम, लकम का कोई अर्थ होता है? कभी आपने सुना है? कुछ है इसको समझ में आया क्या है? नहीं, यानी ये गलत। यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। शब्द हमेशा अर्थ के रूप के साथ ही चलता है। हर शब्द का एक अर्थ होता है। फल, फूल, फली सब शब्द हैं क्योंकि इन सब के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। लौकी, प्याज, टमाटर, क्लास, स्कूल, दूध,
ये शब्द क्या है? शब्द। आपको ये शब्द का सबका अर्थ समझ में आ रहा है कि मैंने टमाटर बोला यानी ये एक तरह की सब्जी है, दूध बोला, दूध आप पीते हो, ये पीने का एक पेय पदार्थ है, शरबत, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो ये सब क्या है? एक शब्द होते हैं, यानी इन सब का क्या निकल रहा है? एक अर्थ। तो ये शब्द होते हैं। इनमें एक जैसे वर्ण होने पर भी उनमें अंतर होता है। यह अंतर फ और लय में लगी मात्राओं के कारण हुआ है। इनमें अंतर देखो, फल, फूल, फली, सब में फ है, लेकिन आपको इन शब्दों का अंतर कैसे समझ में आया? इन मात्राओं के साथ। जो ये मात्राएं आपने लगाई है, इन मात्राओं के कारण ही आपको इन शब्दों के बीच का अंतर समझ में आ रहा है। ये भी फै। ये फूल कैसे बना? जब आपने इसके ऊपर ऊ की मात्रा चढ़ाई। इस पे फली कैसे समझ में आया? जब लय पे ई की मात्रा, यानी आपको समझ में आया कि ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब इसी को हम एक सटीक भाषा में देखेंगे। शब्द वर्णों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह, यानी शब्द वर्णों का समूह होता है जिसे आप क्या कहते हो? अर्थ, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वर्ण विच्छेद अब आया। ऊपर हमने पढ़े थे, पहले पढ़े थे स्वर व्यंजन, फिर मात्रा, फिर शब्द। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग अलग करना। विच्छेद यानी अलग करना होता है, विच्छेद ये शुद्ध रूप है हिंदी का। विच्छेद यानी अलग। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जब आप किसी वर्ण को अलग अलग कर देते हो तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे ये लिखा फूल है। अब कैसे विच्छेद किया आपने? कैसे अलग अलग किया? देखो हम इसे कैसे कैसे अलग करते हैं। देखो फूल है, फूल कौन सा वर्ण यूज किया हमने? फ। तो हम लिख देंगे फ। फ को किसी भी व्यंजन को जब हम बिना मात्रा के या बिना स्वर के लिखते हैं तो हम उस व्यंजन को उसके मूल रूप में लिखते हैं। और उसका मूल रूप लिखते समय हम क्या लगाते हैं? ये देखिए नीचे ये निशान लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? व्यंजन का मूल रूप, यानी फूल, फ प्लस ऊ, फूल, ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी इसके साथ हमने किस स्वर का प्रयोग किया है? ऊ का। तो फ प्लस ऊ, ल, फूल, ल प्लस अ, इसके आगे ए सुनाई दे रहा है, ए का स्वर, तो ये क्या हो गया? ल, फू ल। फ प्लस ऊ प्लस ल प्लस ए क्या बना? फूल। पक्का, प ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, प प्लस ए का, पक्का। मैंने जल्दी से बोला, यानी इसमें दो व्यंजन प्रयोग किए गए। जब आप किसी व्यंजन को जल्दी से बोलते हैं मतलब दो व्यंजन, क प्लस क, का, पक्का। आ की ध्वनि सुनाई दी आपको, प्लस आ, तो ये क्या हो गया? पक्का। दी, इसके पीछे किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? ई स्वर की। तो द प्लस ई प्लस द प्लस ई, दीदी। तृण, ये देखो रह के रूप में पढ़ा था हमने, तृण। त ये किसके? ऋषि का होता है। त प्लस ऋषि प्लस ण प्लस ए, तो ये क्या हो गया? तृण। ये क्या पढ़े हमने? वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। बच्चों अब ये हमारा पाठ पूरा हो गया, जिसका क्या नाम था? वर्ण और क्या नाम था बच्चों? देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कौन सा पाठ पढ़ा था हमने?
वर्ण और शब्द। अब इस पाठ के हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखे थे इसमें वर्णों के दो रूप, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो रूप कौन से देखे थे हमने? स्वर और व्यंजन। इसके बाद देखे थे हमने स्वर की मात्राओं, चिन्ह, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों का और संयुक्त जो दो अलग अलग व्यंजन एक। द्वैवित यानी दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। रे के रूप देखे थे हमने, इसकी ध्वनि, और अब इसके बाद हमने देखा था मात्राएं। स्वर क्या होती हैं? मात्राएं होते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलकर एक शब्द बनता है। अब हम देखेंगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, ये इस पाठ के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु, जो पूरे पाठ में आपकी जानने के लिए सबसे जरूरी होता है, इसे हम महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं। लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जब हम बोलते हैं तो वो वर्ण नहीं, जब आप किसी वर्ण को लिख देते हो तो क्या कहलाती है? वर्ण, यानी लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। सेकंड, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। आप स्वर लिखते हो ए आ ई उ लिखते हो, जिसमें ए बिना मात्रा को आता है, बाकी सारे स्वर मात्राओं के साथ चलते हैं। यानी प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। रे में ऊ और ऊ की मात्रा दाईं ओर और बीच में लगाई जाती है। रे में और ऊ की मात्रा, ये आप जब बोलते हो और जैसी ध्वनि बीच में सुनाई देती है, बाद में पहले, उस हिसाब से हम क्या करते हैं? इसके दाईं या बीच में हम रे और ऊ या ऊ की मात्रा लगाते हैं। दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जुड़कर क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। एक ही व्यंजन जब दो बार आता है, ये दो व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन। एक ही व्यंजन दो बार जुड़ता है तब हम उसे क्या कहते हैं? द्वैवित्व व्यंजन। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद में शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ठीक है बच्चों, हमारा ये पाठ हो गया पूरा वर्ण और शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये पाठ मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो देखने के बाद उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, मात्राओं की ध्वनि पकड़ने की कोशिश करें। आपको मात्राएं तभी समझ में आती हैं जब आप उसकी ध्वनि पकड़ लेते हो, यानी धीरे तेज, तब आप आराम से समझ जाते हैं कि हमें कौन सी मात्रा लगानी है। और आप जब पाठ पढ़ते हो तो पढ़ते समय अगर किसी शब्द पर बड़ी की मात्रा चढ़ी है तो उसको उसी के मात्रा के माध्यम से पढ़ो। जैसे बीच, इसको ऐसे ही पढ़ो। छोटी चढ़ी है तो बीच, ऐसे पढ़ो। इससे पढ़ते पढ़ते भी आपको उसकी ध्वनि समझ में आ जाएगी। पाठ को अपने बुक में से रीडिंग जरूर करना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।